हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल विजय कुमार माय न्यू क्लासरूम। मैं साक्षी आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी के आंसर की सेट 3 की। जो आपका ज्योग्राफी का सेट 3 का एग्ज़ाम आज 20 दिसंबर को हुआ होगा। आफ्टर रिसेस इसका टाइम था, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत ही इजी पेपर था जैसे कि सर ने सिलेबस बताया था उसी के हिसाब से आया हुआ था। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5th चैप्टर जो था वो वैसे कट चुका, डिलीटेड सिलेबस है वो हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग 6 चैप्टर ही हमारा 5th चैप्टर बन चुका था। तो उन्हीं 5 चैप्टरों से आया था और वी होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी और आपको बहुत ही अच्छा सेट एग्जाम गया होगा। हाँ, अब आपके क्वेश्चंस को अच्छे से बता देते हैं कि कौन सा ठीक हुआ और कौन सा गलत। वी होप आपके सभी क्वेश्चंस ठीक ही हों। तो आपके जितने भी आंसर हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो जैसे आपके बाकी सेट 3 के एग्ज़ाम और सेट 2 के एग्ज़ाम का शेड्यूल था, पहले 5 MCQ, देन फिर 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और लास्ट हमारा बड़ा क्वेश्चन 5 मार्क्स का था। तो वैसे हमारा ज्योग्राफी का था। तो चलिए आपकी दिल की धड़कनों को और न बढ़ाते हुए आंसर की स्टार्ट करते हैं MCQ से। तो आपका पहला MCQ था, Which one of the following state has the highest density of population in India? निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 से ही फर्स्ट MCQ लिया गया था। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पर जनसंख्या घनत्व इसका सबसे अधिक नहीं है। सेकंड है केरल। केरल का तो ना जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है और ना ही जनसंख्या वहाँ की इतनी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा है बट इतनी ज़्यादा नहीं है, हाई लेवल। वहाँ की साक्षरता दर, लिंग अनुपात ज़्यादा है। और पंजाब तो हमारा कृषि उद्योग के लिए जाना जाता है, वो तो हमारा पड़ोसी भाई है, तो हमें पता है वहाँ के बारे में तो कुछ था ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपका ऑप्शन बचता है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कम इसलिए है, सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। जनसंख्या यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है बट वहाँ घनत्व इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि वहाँ पर लैंड भी उतना, उस हिसाब से उतना ही ज़्यादा बड़ा है। यूपी हमारा सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो आप सभी का ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ए, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका आंसर इज करेक्ट। आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए एक जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो ये है कि जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या में डिफरेंस क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड वुमेन माइग्रेशन ऑफ इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में महिला प्रवास का प्रमुख कारण है? जब प्रवास की बात आ गई तो हम जानते हैं ये हमारा चैप्टर नंबर 2 था, प्रवास। और इसमें पूछा गया कि जो लेडीज हैं, हमारी स्त्री हैं, वे सबसे ज़्यादा प्रवास क्यों करती हैं? शिक्षा के लिए, विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार। तो हम जानते हैं कि इसका आंसर है विवाह, क्योंकि लड़कियों की शादी होने के बाद उन्हें अपने मायके से ससुराल जाना पड़ता है, जिसका सबसे ज़्यादा वे प्रवास करती हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आपके लिए इस क्वेश्चन से क्वेश्चन है, आपको बताना है जो कि पुरुष प्रवास का सबसे कारक कौन सा है, कि पुरुष प्रवास क्यों होता है, उसका आपको रीजन बताना है। और आंसर इन्हीं ऑप्शनों में से भी एक है। तो अगर आप ऑप्शन भी बता सकते हैं तो ऑप्शन, और नहीं तो लिखकर जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट इन इंडिया? भारत के निम्न राज्यों में से किसी एक में स्त्री साक्षरता दर निम्न है और लड़कियों को कम पढ़ाया गया है, आपको वो राज्य बताना था। सबसे पहले है जम्मू कश्मीर, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। अच्छा चलिए, आपको इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले क्वेश्चन बता रही हूँ। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कम कहाँ पर है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब हमारी बात थी स्त्री साक्षरता दर की। वैसे स्त्री साक्षरता दर राजस्थान में सबसे कम है, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ पर आंसर डी, बिहार इज द करेक्ट आंसर। तो आपका ये क्वेश्चन भी ठीक ही हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर? इन ऑप्शन में से आपको वो शहर बताना था जो नदी किनारे नहीं है। तो आपके ऑप्शन थे आगरा, सभी जानते हैं आगरा के पास यमुना नदी बहती है।
कोलकाता, कोलकाता के पास भी गंगा नदी है। भोपाल, भोपाल के पास कौन सी नदी बहती है? फिर चौथा आपका पटना, पटना के पास भी हमारी रावी, तापी जैसी नदियां बहती हैं। तो अब हमें नहीं पता है भोपाल के बारे में, तो ऑप्शन सी भोपाल इज द करेक्ट आंसर। उसके पास कोई भी नदी नहीं बहती है। फिफ्थ एंड द लास्ट MCQ, देश में उपयोग किए जाने वाले कुल पानी का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था? ये हमारे चैप्टर नंबर 5 से था। द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल वाटर यूज्ड इन द कंट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? सिंचाई, घरेलू उपयोग, उद्योग या उपयोग से कोई नहीं। तो हम सबको पता है कि सिंचाई इसका आंसर बहुत करेक्ट है। तो आपके इसी के साथ MCQ होते हैं कंप्लीट। वी होप आपके 5 में से 5 मार्क्स होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके 20 में से कितने मार्क्स आएंगे ज्योग्राफी में। तो अब चलते हैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ, जो हमारे 6 to 9 थे। तो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें, भारत में हिंदी को मिलाकर कुल डैश अनुसूचित भाषा हैं? देयर आर डैश शेड्यूल्ड लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी इन इंडिया? तो सभी का ये करेक्ट होगा, क्योंकि सभी को पता है 22 भाषाएं हैं। और ये क्वेश्चन पॉलिटिकल GK के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है आपका। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस्तियों का सहत एवं कल्ती रूप डैश बस्ती कहता है? कंपैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरिया ऑफ हाउसेज इज कॉल्ड डैश सेटलमेंट? तो आप सभी को पता है गुच्छित बस्तियां इसका आंसर है। और इस क्वेश्चन के लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है वो है क्वेश्चन आपके लिए कि गुच्छित बस्तियां किस प्रकार की बस्तियों का प्रतिरूप या प्रकार है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आप आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन या 6 महीने काम करता है। आपको बताना था ट्रू या फॉल्स। तो पहले तो आप 183 दिन और 6 महीने को देख लीजिए, क्या वो इक्वल होते हैं? यस, वो इक्वल होते हैं। 183 6 महीनों में 183 दिन ही होते हैं। तो अब आपको बताना था मुख्य श्रमिक, तो आपने मुख्य कामगार पढ़ा था और सीमांत कामगार। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ने से थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, तो आप इसको एक दो बार दोबारा ध्यान से पढ़े। तो इसमें लिखा है वर्ष में कम से कम 183 दिन तो काम करे ही वो। तो आपने अगर मुख्य कामगार के बारे में पढ़ा था तो हमने मुख्य कामगार में पढ़ा था कि वह 183 दिन काम करता है, और सीमांत कामगार 183 दिन से कम काम करता है। पर इसमें क्या बोला गया? कम से कम 183 दिन। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि कम करे, कम से कम, लिस्ट तो इतना तो करना ही चाहिए। तो इसलिए हम इसको ट्रू ही बोलेंगे। तो सत्य है ये बात। फिर है 9th क्वेश्चन आपका, भारत में स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से ऊंची है? तो आप सभी जानते हैं इट इज फॉल्स, क्योंकि स्त्री साक्षरता दर कम है और पुरुष साक्षरता ज्यादा है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है स्त्री साक्षरता भारत में कितनी प्रतिशत है और पुरुष साक्षरता कितनी प्रतिशत है। अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार आपको ये बातें बतानी है। चलिए अब चलते हैं आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे 3 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। तो आपके 2 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन था, अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रवास वाले चैप्टर से क्वेश्चन था आपका, प्रवास जो आपका चैप्टर था 2nd उससे था। और हमने जो लास्ट हमारी वर्ल्ड वाली बुक जो थी हमारी, उसमें भी हमने 2nd चैप्टर में ये अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक पढ़े थे। तो वहां से आप लिख सकते थे अपकर्ष कारकों को पुल फैक्टर कहा जाता है, वहीं प्रतिकर्ष कारक को पुश फैक्टर कहा जाता है। अपकर्ष कारक अपनी तरफ लालच देते हैं कि आप यहाँ प्रवास करें, क्योंकि वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, चिकित्सक जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। प्रतिकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो आपको बाध्य करते हैं कि आप प्रवास कर जाएं यहाँ से, क्योंकि वो एरिया अच्छा नहीं है, वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो वो आपको बाध्य करते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मानव विकास को परिभाषित कीजिए। तो ये भी हमने लास्ट वर्ल्ड वाली बुक में पढ़ा था। तो इसका आप लिख सकते थे मानव विकास डॉक्टर महबूब उल्लख द्वारा 1990 में सबसे पहले की संकल्पना दी गई थी। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि मानव विकास केवल उच्च आयु नहीं, ये नहीं है कि आपकी एज सिर्फ ज़्यादा हो, मैटर करता है कि आप उस एज के साथ हेल्थी हैं या नहीं है। मान लीजिए आपकी एज तो है 80 और आपको बीमारियां हैं 70 प्रकार की, तो फिर वो तो एक आपका मानव विकास नहीं हो रहा। अब मान लीजिए आप 80 की एज में है और आप बीमार भी नहीं है, बट आपके पास पैसे नहीं है, गरीब जिंदगी है, तो वो भी मानव विकास नहीं है। तो ऑल ओवर मेरा कहने का मतलब ये है कि उच्च जीवन स्तर, आय, दीर्घायु व स्वास्थ्य मानव विकास है। नेक्स्ट है महानगर क्या होता है? तो जहाँ की जनसंख्या से अधिक 10 से 50 है वो महानगर कहलाता है,
और भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 53 महानगर है। दिल्ली भी एक महानगर है हमारा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है दिल्ली के अलावा महानगरों के नाम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं और अब हम बचता है हमारा लास्ट 5 मार्क का क्वेश्चन। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं अब। तो आपका जो 5 मार्क का क्वेश्चन था वो है, क्या एक प्रकार वाले नगर की कल्पना की जा सकती है, नगर बहुपर्याय क्यों हो जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है कि क्या नगर में सिर्फ एक काम किया जा सकता है। अब आप किसी भी नगर को ले लीजिए। तो जैसे मैं सोनीपत से हूँ, तो मैं आज आपको सोनीपत से ही कोई लेके चलती हूँ। तो सोनीपत में आप एक नगर है वो, तो सोनीपत में एक ही तरह का कार्य हो सकता है। मतलब सभी, मान लीजिए सब यहाँ पर अमूल दूध की फैक्ट्री, मान लीजिए हमारे सोनीपत में, फ्लैट करके चलते हैं। तो अमूल दूध ही उत्पाद कर सकता है सोनीपत? नहीं। अब अमूल दूध बनेगा तो उसको लाने ले जाने का भी चाहिए भाई। खाली अमूल बनेगा तो फिर उसको रखेंगे कहाँ पर? उसको रखने के लिए स्टोर, उसको ले जाने का किराया, और दूध बनेगा कैसे? सिर्फ मशीनों से थोड़ी चल सकता है। उसमें कुछ श्रमिक भी तो हमारे होंगे ना, जो उसको बनाने में, मशीन को हैंड ओवर करने में, चलाने में होंगे। तो इसलिए हमें श्रमिकों की जरूरत है। तो इसलिए नगर एक प्रकार का नहीं हो सकता, अलग अलग। और अब आप मान लीजिए कि अब आसपास के गांव से बहुत सारे लोग सोनीपत काम, किसी भी नगर में मतलब काम करने जाते हैं। तो अब वहां पर जरूरी तो नहीं सब एक ही तरह काम कर रहे थे। सब अपने अपनी भाई किसी की इच्छा कह सकते कि हम उसका क्या है, उसका मतलब उसको इंटरेस्ट उसमें है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सबका काम अलग होता है। तो इसलिए एक ही तरह का तो काम नगर में नहीं होता। सबको अपना अपना इंटरेस्ट है। कोई मैकेनिक मशीन की दुकान खोलने बैठा है, तो कोई इलेक्ट्रिक मशीन की दुकान है, किसी को कपड़ा मार्केट है तो कपड़ा बेचने की दुकानें हैं, कपड़ा बनाने की है। अब कपड़ा बनाने वाली मार्केट में कपड़ा मतलब जहाँ पर बेचा जाता है, आप उसी में देख लीजिए। वहाँ पर कोई तो स्टॉल में होता है कि ले लो जी, कोई डाई कर रहा होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इस वजह से नगर एक प्रकार का तो नहीं हो सकता ना। तो आपको यही चीज़ इसमें एक्सप्लेन करनी थी। मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है ये बात। तो वी होप आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा ज्योग्राफी का, और बहुत ही अच्छा एग्जाम आया हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आंसर्स को जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत क्वेश्चन पूछती हूँ और कमेंट सेक्शन में आंसर आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप आंसर नहीं देते, आप आंसर देते हैं, पर थोड़े से कम। सभी क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते। तो आप क्वेश्चन के आंसर दीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसका आंसर भी आपको जरूर देंगे कि इसका ये आंसर था। और अगर कोई क्वारी रह जाती है वीडियो में, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई सजेशन है तो सजेशन दीजिएगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, तो अपने स्कूल ग्रुप, फ्रेंड्स ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारे यूट्यूब के ओनर, इस चैनल के ओनर है विजय सर, उनके आप ग्रुप्स में ऐड नहीं हो, तो उस ग्रुप्स में ऐड हो जाइए। वे ग्रुप्स बहुत हेल्पफुल हैं और बोर्ड क्लास के लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो आप वहाँ पर जरूर ऐड हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट में अपना नाम लिखे कि सर मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, तो आप मुझे ऐड कर लीजिए। तो वही सर फिर वहाँ से आपको ऐड कर लेंगे। तो आप सब वहाँ से जुड़िए, वेबसाइट पर जाइए। बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड है। सिर्फ जियोग्राफी नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ऑल सब्जेक्ट 9 to 12 कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।